एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। गांधी जी नई तालीम का आप लोगों का पेपर हो चुका है। पेपर इतना हार्ड नहीं आया था। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी मान सकते हैं, वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। बाकी सारे क्वेश्चन जो कंटेंट हम लोगों ने किया हुआ है उसी में से मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना कॉलेज विद भावना को। क्लासेस चल रही हैं। आज बहुत थकान हो रही है, आवाज़ नहीं निकल रही अंदर से। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम आप लोगों को पता ही है, कॉलेज विद भावना के नाम से है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि भाई लेट्स क्रैक जो है वो मेरा पहला चैनल था। उस पर मैं पिछले 1 साल से मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला है। पीडीएफ सारी कॉलेज विद भावना जो टेलीग्राम चैनल है उसी पे मिलेंगी, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लें। सर्च करने पे भी मिल जाएगा। 4 से 5 हज़ार के समथिंग वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या है लेट्स क्रैक ज्वाइन करते हैं और फिर इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिल रही। तो भाई लेट्स क्रैक नहीं, कॉलेज विद भावना को ज्वाइन करना है। ठीक है, कॉलेज विद भावना सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इससे मुझे लगता नहीं और ज़्यादा टेलीग्राम चैनल हों। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग के हम करेंगे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। ठीक है, और जो लॉन्ग टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, तो वो आप लोग देख लीजिए। देखो मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट वेरी शॉर्ट आज करा के फिर एनवायरमेंट एजुकेशन पे काम शुरू कर दूँ, क्योंकि उसका मैंने अभी तक कोई भी टॉपिक आपको नहीं कराया है और मुझे भी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पीपीटी बनानी पड़ेगी, तो टाइम लगेगा। कम से कम 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। 2 दिन तो मैक्सिमम लगेंगे ही एनवायरमेंट एजुकेशन को अगर मैं कवर करूँ तो देखो ऐसा हो कि इसका भी कवर हो जाए और इसका भी कवर हो जाए, ना तो ये रहे ना ये रहे। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो टॉपिक पूछे गए हैं वो मैंने आप लोगों को लॉन्ग में जो पूछे गए हैं वो कवर करा रखे हैं। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आज कर लेंगे हम। ठीक है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आज कर लेंगे। और न्यूमेरिकल की बात देखो, जिनको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आते हैं तो न्यूमेरिकल थोड़े से कर लीजिए जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। वैसे तो पिछले 3 साल से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, सिर्फ फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूले आप देख के चले जाना। ठीक है, फॉर्मूले देख के जाना, मीन का, मीडियन का, मोड का, मीन डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, कोफिशिएंट, कोरिलेशन का, स्पीयरमैन, रैंक डिफरेंस मेथड का, इनके फॉर्मूले देख के चले जाना। सिर्फ यही पूछे जाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल पिछले 3 साल से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरिलेशन क्या है, उसके टाइप क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। और ये कहा जाता है कि अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी असेसमेंट फॉर लर्निंग के जो प्लेलिस्ट में मैंने टॉपिक कराए हैं वो सारे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आज हम कर लेंगे। और एनवायरमेंट एजुकेशन की मैं आज तो नहीं लेकिन कल से इसकी पीपीटी बनानी तैयार कर लूँगी। कल या परसों में कंप्लीट हो जाएंगी। 2 दिन तो लगेंगे ही पूरा कवर करने में, क्योंकि इसका एक भी टॉपिक अब तक मैंने नहीं कराया है और ना मेरे पास कोई मटेरियल यानी पीपीटी बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2017 से स्टार्ट करेंगे। और एक बात और, जो एनपीसी का टॉपिक है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो, तो ये आपको करना नहीं है। ये लास्ट ईयर के पेपर्स में अगर पूछा गया है तो इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में माप पैमाने के प्रकार बताने हैं। तो मेजरमेंट स्केल के कितने टाइप में? नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है, रेशियो मेजरमेंट है। ठीक है, बस नाम आपको लिखने हैं 1 नंबर में। नाम मात्र, क्रमवाचक, अंतराल और अनुपात माप। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? देखो ग्रेडिंग क्या होती है। ए ग्रेड, जैसे किसी की A ग्रेड आई है, B ग्रेड आई है, C ग्रेड आई है, D ग्रेड आई है, तो ये होता है ग्रेडिंग, यानी मार्क्स के बेस पे ग्रेड देना। तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? एक मेथड है इवैल्यूएशन का, जिसमें मूल्यांकन किया जाता है और बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो देखा जाता है। उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें सिंबल्स यूज किए जाते हैं। सिंबल्स या स्कोर में क्या है? ग्रेड दी जाती है कि A ग्रेड है, B ग्रेड है। ठीक है, आपके कितने भी नंबर आए हो उसी नंबर के हिसाब से आपको सिंबल यूज किया जा रहा है। अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो A ग्रेड आ रहा है, अब बुरे मार्क्स मतलब थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं तो B ग्रेड, और लोअर बिल्कुल लो आ रहे हैं तो D ग्रेड। इस तरीके से तो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको ग्रेड दी जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्लूप्रिंट इन पेपर कंस्ट्रक्शन। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कराया है। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? किसी भी काम का, कि जो भी हम कर रहे हैं, कोई भी यूनिट हो, कोई भी बुक हो, उसकी सारी चीज़ें उसके अंदर कंसीडर करना, यानी पूरा प्लान बनाना, पूरे प्लान को कंस्ट्रक्ट करना। तो ब्लूप्रिंट क्या है? ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्शन प्लान और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, यानी निर्माण योजना या निर्माण चित्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। Are two-dimensional drawings that contain all the details that are needed for a project, यानी सारी डिटेल इसके अंदर आ जाती हैं, तो वो होता है हमारा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट अगर हम स्कूल में भी यूज़ करते हैं, ब्लूप्रिंट कॉलेजेस में यूनिट के लिए, बुक के लिए, सब्जेक्ट के लिए, सब चीज़ का हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि किसके अंदर कितनी यूनिट है। अगर हम पेपर बना रहे हैं तो उसका भी ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि पेपर के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन लेंगे, और वो जो क्वेश्चन लेंगे कॉग्निटिव डोमेन पे कितने क्वेश्चन रहेंगे, अफेक्टिव डोमेन के कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक यूनिट का ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के दोष बताने। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी एमसीक्यू जो पेपर आता है, ठीक है, टिक मार्क का वाला। तो इसकी डीमेरिट्स क्या है, यानी इसके भाई गुण भी पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पूछी गई है डीमेरिट्स की, दोष क्या है। तो भाई अगर मानो मैं आपसे ही पेपर ले रही हूँ और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दूँ, तो आप डेप्थ तक नहीं जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपने याद किया हुआ है तो टिक लगा देंगे, और नहीं आ रहा है तो तुक्का मार देंगे। तो पेपर में डेप्थ तक तो जाने है नहीं, किसी क्वेश्चन में डेप्थ तक तो जाएंगे नहीं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ओपन फेल टू, ऐसे इससे आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का पता नहीं चलेगा। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में कमजोर हैं, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन उन्होंने रटे हुए हैं तो उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होशियार हैं, वो क्वेश्चन उन्हें नहीं आ रहे, उन्होंने रटे नहीं हुए हैं, तो वो उनके कम नंबर आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, हायर ऑर्डर जो आपकी उच्च सोच कौशल है उसको एसेस नहीं कर सकते, उसका आकलन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी डेप्थ क्या है, लिमिटेड है, यानी सीमित गहराई है। दूसरा क्या है, अनुमान लगाना। स्टूडेंट कैन गैस आंसर विच मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट देयर ट्रू नॉलेज। मानो तुक्का मार दिया, यानी गैस ये वही है अनुमान लगाना, यानी 4 ऑप्शन है उसमें से तुक्का मार दिया और मानो सही निकल गए, और आपने इसी तरीके से बहुत सारे तुक्के लगाए हैं, सारे सही निकल गए, तो क्या उससे आपके ट्रू नॉलेज रिफ्लेक्ट होगी? आपको माप सकता है कोई कि भाई कितनी अंडरस्टैंडिंग है? क्या आपने तो बस गैस कर करके आंसर लगा दिए। तो इसमें क्या है, गैसिंग भी होती है। तो ये इसके क्या है, दोष हैं। रोल ऑफ फीडबैक इन इवैल्यूएशन, जो इवैल्यूएशन, रोल ऑफ फीडबैक इन इवैल्यूएशन, जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसमें फीडबैक का क्या रोल है? भाई हमने किसी बच्चे का मूल्यांकन किया तो उसमें फीडबैक का क्या रोल है? भाई फीडबैक से बच्चा इंप्रूव कर पाता है। अब किसी भी बच्चे का हमने फीडबैक लिया, किसी बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, और हमने उसे कहा कि बेटा तुम्हारा ये चैप्टर वीक है, ये यूनिट वीक है, तुम्हें इस पर काम करने की जरूरत है, तो वो बच्चा क्या करेगा, इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो फीडबैक का क्या रोल है, इंप्रूव करता है कोई भी बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को। फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे वन वर्ड क्वेश्चन है, वन वर्ड यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में लचीलेपन का क्या मतलब है? तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि भाई कि जितने सारे बच्चे हैं, जैसे 40-50 बच्चे हैं, तो डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग पेपर बनाना। ऐसे नहीं कि एक पेपर सेट कर दे, जैसे अब हम मतलब हमारे लिए होता है, अब जैसे बीएड का पेपर है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, एक पेपर दे दिया सारे बच्चों को दे दिया पूरी सीसीएस यूनिवर्सिटी में, अब कोई किसी तरीके का बच्चा हो सबके लिए सेम पेपर है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये कैसी हो गई, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म हो गई। क्या हो गई, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी तो तब होती है कि जैसा बच्चा हो उसे उसी के अकॉर्डिंग पेपर दिया जाए, यानी अल्टरनेटिव फॉर्मेट यूज किया जाए। कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, स्लो लर्नर है, तो उसके लिए टाइम को बढ़ाया जाए और उसे फैसिलिटीज दी जाए जिससे कि आकलन सही तरीके से हो सके। मेरिट्स ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म याद रखनी है क्योंकि 1 नंबर आपका चला जाता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आईसीटी की क्या मेरिट है एग्जाम के अंदर कि भाई आईसीटी का क्या फायदा है। मानो टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम अरेंज कर सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर सकते हैं, और जो चीटिंग होती है चीटिंग से बचा सकते हैं, चीटिंग से बच सकते हैं, यानी चीटिंग को रोक सकते हैं आईसीटी का यूज करके।
फ्रीक्वेंसीज इन स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी में आवर्ती का क्या मतलब है? जो फ्रीक्वेंसीज रिपीटेड होती है, फ्रीक्वेंसी इन स्टैटिक्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर वैल्यू अकर्स, कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है विद इन अ डेटा सेट और अ स्पेसिफिक कैटेगरी। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न विद इन द डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है? तो मीजर क्या करते हैं, हम किसी चीज को मापते हैं, कोई दूध है, चीनी है, कोई भी घर का सामान है, या जिस चीज को हम किलो में या वेट में माप सकें। तो मेजरमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव है, यानी इसे हम मात्रा में माप सकते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन जो है वो क्वालिटेटिव है, यानी इसका हम गुण माप सकते हैं, यानी इसे गुणात्मक तरीके से। इवैल्यूएशन हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन हम यही तो देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, एसेस कर पाते हैं कि कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है, डल है, अच्छा है, कैसा है, एक्टिविटीज में है, नहीं है। तो इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? क्वालिटी मापते हैं, गुण। और मेजरमेंट में क्या करते हैं? मात्रा, किलोग्राम में, लीटर में, मीटर में। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है? साइंटिफिक इन नेचर है, लेकिन इवैल्यूएशन क्या है? फिलोसॉफिकल है। ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है? ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी बुक खोल के चीटिंग करना, है ना? हाँ, मतलब बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, मतलब तो यही है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब है कि अगर तुम्हारे पेपर आ गए हैं तो तुम्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, साइड में बुक रखो और उसमें से देख देख के चीटिंग कर लो, है ना? तो ओपन बुक एग्जामिनेशन एक तरह का टेस्ट है जहाँ पे बच्चों को अलाउड किया जाता है, टेक्स्ट बुक से तुम पेपर कर सकते हो, नोट्स से कर सकते हो, कोई भी रेफरेंस मटेरियल ले सकते हो जब तुम्हारा आकलन हो रहा हो, यानी जब तुम्हारा पेपर लिया जा रहा हो, टेस्ट हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। डिमेरिट्स क्या है? ये तो हमने शायद पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के डिमेरिट्स क्या है? देखो दो अलग हैं, वहाँ पे भी, हाँ वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। हाँ, तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन रेस्पॉन्स, यानी रेस्पॉन्स जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। डिफिकल्टी इन एसेसिंग, एसेस नहीं कर सकते हम बच्चों को, क्योंकि क्या पता किसी के तुक्के मार के नंबर आए हो, है ना? कोई भी कंपटीशन का पेपर हो और उसमें चाहे नेगेटिव मार्किंग ही हो, भाई देखो तुक्के तो हर जगह चलते हैं। बस ये है किसी के अच्छे निकल जाते हैं, जिसके अच्छे नहीं निकलते उसके नेगेटिव में नंबर कट जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता पर्टिकुलर, मतलब रेयर अगर हम बात ना करें रेयर की, तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ऐसा कोई भी नहीं होता कि पूरा पेपर उन्हें याद हो। 50-50 का एक तरीके से लक चलता है कि भाई अच्छा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, काट गया, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये पता नहीं है। लेकिन 50-50 जो दो बच जाते हैं उनमें 50-50 चलता है कि अच्छा ये है या ये है। अगर सही वाले पे टिक लग गया तो बहुत अच्छी बात है, गलत वाले पे लग गया तो मार्क गए नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है, एसेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेम 3 टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो बार ग्राफ होता है, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी बार ग्राफ, आवर्ती हिस्टोग्राम और आवर्ती बहुभुज। इंपोर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जो मानकीकृत परीक्षण में ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है? तो द ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंश्योर दैट इट कवर द नेसेसरी कंटेंट एंड स्किल इन अ फेयर एंड बैलेंस्ड मैनर। यानी उसके अंदर क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है ये सुनिश्चित करता है कि वो सारी चीज़ों को कवर करेगा, जो भी कंटेंट है, जो भी स्किल्स हैं, बहुत ही बैलेंस तरीके। और कोई भी टेस्ट हो उसकी वैलिडिटी को भी बढ़ाएगा और उसकी रिलायबिलिटी को भी बढ़ाएगा, यानी उसकी वैधता को भी बढ़ाएगा और उसकी विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा। मेरिट ऑफ एनपीसी। एनपीसी क्या होता है? देखो एनपीसी का क्वेश्चन वैसे हट गया है, ये टॉपिक कट हो गया है बिल्कुल बीएड में से। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना। ठीक है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। देखो फॉर्मूले रट के जाना, वैसे इसके न्यूमेरिकल भी इजी है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के, कर लेना, देख लेना वैसे अगर मन करे तो। बाकी अगर पेपर में मतलब एक तो आ रहा है न्यूमेरिकल और एक आ रहा है थ्योरी का क्वेश्चन, अगर आपको न्यूमेरिकल करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम है ना तो छोड़ देना, थ्योरी वाला कर लेना। ठीक है, देख, और बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर न्यूमेरिकल में आपका हाथ अच्छा है तो न्यूमेरिकल कर लेना। बाकी पिछले 3 साल से ना तो 2023 में पूछा गया है न्यूमेरिकल, ना 22 में पूछा गया है, 21 में तो शायद पेपर ही नहीं हुआ था, 20 में भी नहीं पूछा गया है। तो जब इतने सालों से पूछा ही नहीं जा रहा है तो मे बी अब इस बार भी ना पूछा जाए। पहले जो पेपर आता था जैसे 17, 18, 19 के जो पेपर हैं वो आज के कंपैरिजन में थोड़े से टफ थे, क्योंकि उस टाइम न्यूमेरिकल पे बहुत प्रेशर था, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते थे। अब नहीं आते, अब सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि बस आप अवेयर होने चाहिए टॉपिक को लेके। तो रो इक्वल्स 1 - 6 समेशन डी का स्क्वायर बटे में n ब्रैकेट n का स्क्वायर -1। डी क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन ईच ऑब्जर्वेशन टू रैंक
एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रो क्या है, स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन, स्टैटिक्स की क्या महत्व है एजुकेशन के अंदर, तो एजुकेशनल आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी शैक्षिक परिणामों की भविष्यवाणी करना, और जो एजुकेशन के अंदर इक्विटी है और एक्सेस है उसे बढ़ावा देते हैं, यानी शैक्षिक समानता और पहुंच को बढ़ावा देना। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट, जो टीचर मेड टेस्ट पहले होता क्या है, टीचर मेड टेस्ट होता है जो टीचर खुद से पेपर बनाता है, जैसे कि स्कूल में, कॉलेजेस में आपके इंटरनल हो रहे हैं, तो इंटरनल आपके कौन बना रहे हैं, टीचर, तो वो टेस्ट कैसा हुआ, टीचर मेड टेस्ट हुआ। ठीक है, ये तो बात समझ आई। तो टीचर मेड टेस्ट के गुण क्या हैं, दीदी आई हुई हैं, उनका बेटा बोले बोले जा रहा है, अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी इसके गुण क्या है टीचर मेड टेस्ट के, कि व्यावसायिक विकास के अवसर मिलते हैं। इमीडिएट फीडबैक, यानी भाई तुम्हारा साथ के साथ पेपर लिया, जैसे इंटरनल लिया है या फिर स्कूल लेवल की बात कर लें, आपका टीचर ने टेस्ट लिया या पेपर लिया तो आपको तुरंत नंबर बता दिए कि भाई आपके इतने नंबर आए हैं, तो इमीडिएट फीडबैक मिल गया। बेस्ड ऑन द एंटायर करिकुलम, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 2019 का पेपर देख लेते हैं। मेरिट्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट, सेम वही क्वेश्चन जो अभी पीछे पड़ा है, यहाँ पढ़ लिया हमने। कस्टमाइजेशन, यानी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो क्वेश्चन चाहो वो रख सकते हो, जो क्वेश्चन छोड़ना चाहो वो छोड़ सकते हो। बहुत बार स्कूलों में ऐसा होता है कि टीचर को ये बोला जाता है कि पेपर ईजी बनाना है या फिर पेपर हार्ड बनाना है तो बच्चों के नंबर बढ़ा देने हैं, तो मतलब कस्टमाइज कर सकते हो। इमीडिएट फीडबैक, वही पीछे वाला पॉइंट है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, यानी डाइवर्स लर्निंग के हिसाब से जो विविधता वाले बच्चे हैं, अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं, उनके अकॉर्डिंग पेपर में जहाँ चेंज करने की जरूरत है वहाँ चेंज कर सकते हो, टाइम को घटा या बढ़ा सकते हो, नंबर को मैनेज कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एज्यूम्ड मीन फ्रॉम अ क्लासिफाइड डेटा, तो फॉर्मूला आपको जरूर याद करके जाना है। फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए और फॉर्मूला का कोई शॉर्टकट नहीं होता, फॉर्मूले आप लिख के याद करना। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन, देखो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अब भी करती आई हूँ, पहले भी। फॉर्मूला हमेशा लिख के ही याद करना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 बाई 2। चुप नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। नेम टू स्टेटिस्टिकल कर, दो सांख्यिकीय वक्रों के नाम लिखिए, तो फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ। मोड निकालना है इसमें से, तो मोड क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, तो 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो 5 ही मोड हुआ। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑफ अ टेस्ट गिव्स, क्या करते हैं अगर कंसिस्टेंटली, देखो रिलायबिलिटी क्या होती है, मतलब इसका जो फिलअप है ये रिलायबिलिटी है, यानी आंसर इसका रिलायबिलिटी है। मतलब क्या होता है रिलायबिलिटी का, विश्वसनीयता का। आपने कोई भी पेपर दिया, आपके 90 नंबर आए 100 में से, ठीक है, एक टीचर ने चेक किया तो भी नंबर आए 90, दूसरे टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है तो भी 90 या 89 के आसपास आए, तो यानी आपका जो स्कोर है वो कंसिस्टेंटली सेम चल रहा है। कितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, कितने भी टीचर आपके टेस्ट को चेक करें, आपका टेस्ट क्या है, सेम स्कोर लेके आ रहा है, तो वो टेस्ट क्या है, रिलायबल है। ये रिलायबिलिटी की डेफिनेशन भी होती है और रिलायबिलिटी का मतलब भी यही है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। 2 मेरिट्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो किताब खोल के पेपर करते हैं उसकी 2 मेरिट्स बतानी है। ठीक है, अभी आ रही है किसी की कमेंट कि आज का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि भाई एक लॉन्ग क्वेश्चन तो कह सकते हैं, उसमें भी आप ऐसा नहीं है कि लिख नहीं पाए होंगे, बाकी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और स्टार्टिंग के दोनों लॉन्ग बिल्कुल सही तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत भी पेपर अगर लैंग्वेज भी इधर उधर हो जाए तुरंत आप लोग घबरा जाते हैं, क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, पढ़ के तो आप जाते ही हैं, तो लिख सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हैं। 2 मेरिट्स बतानी है ओपन बुक एग्जामिनेशन की, तो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, और लेस डिफिकल्ट ऑन रिकॉल, यानी याद करने में कठिनाई कम होती है। 2 काइंड की वैलिडिटी बतानी है, तो कोई भी वैलिडिटी बता सकते हैं, कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, ठीक है, क्राइटेरिया वैलिडिटी, ठीक है, समवर्ती वैधता और सामग्री वैधता।
फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग 15th परसेंटाइल, परसेंटाइल का n इक्वल्स p बाय 100 इंटू n। डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द क्लास विड्थ इंटरवल। राइट डाउन टू फंक्शंस ऑफ मीजरमेंट, मीजरमेंट के दो फंक्शन बताने हैं। तो मीजरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम मापते हैं किसी चीज को, तो मापना हमें ज्ञात मात्राओं के साथ अज्ञात मात्राओं की तुलना करने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स अस मेकिंग क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, हाउ बिग, हाउ लॉन्ग, हाउ फास्ट थिंग, यानी हम चीज़ों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि कितना वजन है, कितना वेट है, कितनी बड़ी कोई चीज़ है, कितनी लंबी कोई चीज़ है, कितनी तेज ये चल रही है, स्पीड माप सकते हैं। तो ये इसके फंक्शन है। टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, माप के अंतराल पैमाने की दो विशेषताएं लिखनी है। तो इंटरवल स्केल क्या है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। इट कैन क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, यानी वैल्यूज के बीच में अगर हमें डिफरेंस निकालना हो तो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं। इट अलाउज कैलकुलेटिंग द मीन एंड मीडियन ऑफ द वेरिएबल, यानी मीन और मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। दो डिफेक्ट बताने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के। भाई देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितनी बार, अब तक 3 बार तो आ चुका है, ये 3 से 4 बार आ चुका है। जितने पेपर अब तक पढ़े सब में आया ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की डीमेरिट्स पूछी हैं, तो डीमेरिट्स जरूर याद करके जाना, कोई भी कर लेना, हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग ही मिलेंगी। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर राइटिंग स्किल इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये भी है। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, और ये भी है कि हम क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में किसी को आंक नहीं सकते, उसकी राइटिंग स्किल को भी नहीं देख सकते, क्योंकि राइटिंग स्किल कैसे पता चलेगी, टिक मार्क का पेपर है ना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट एनकरेज द टेंडेंसी टू गैस, यानी गैस करने की टेंडेंसी को बढ़ावा देता है कि बच्चे क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी रिपीट हो गया, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी या फेस वैलिडिटी। मीडियन का फॉर्मूला बताना है, तो L + n/2 - CF। ग्रुप डेटा का पूछा है, देखो ये भी ध्यान में रखना है क्या पूछ रखा है, ठीक है। ग्रुप डेटा के फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि अनुग्रुप के तो सब याद कर लेते हैं, ग्रुप डेटा थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, F फ्रीक्वेंसी, H क्लास साइज और CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पूछा है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, यानी सकारात्मक और नकारात्मक सहसंबंध, लीनियर और नॉन लीनियर, कोई भी टाइप लिख सकते हैं, दो पूछे हैं, 4 पूछे हैं, जितने आपको आते हैं उतने लिख सकते हैं। लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन, लेकिन लिखना पेयर में ही। अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लिखना, लीनियर लिख रहे हैं तो उसके साथ नॉन लीनियर लिखना, सिंपल लिख रहे हैं तो उसके साथ मल्टीपल और पार्शियल लिखना, ऐसे नहीं पॉजिटिव लिख दिया और लीनियर लिख दिया, है ना। डिफाइन नॉर्म्स, नॉर्म्स क्या होता है, किसी भी चीज का रूल सेट कर देना, स्कूल के जैसे नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, मानदंड। तो नॉर्म्स क्या है, प्री डिटरमाइंड बेसिस हैं, पहले से निर्धारित रूल हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच आर मेजरमेंट टूल्स और मेथड्स आर एनालाइज, जिसके बेस पे हम कोई भी टूल हो, कोई भी टेक्निक हो, कोई भी मेथड हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की क्या विशेषता है, तो इट डिस्प्लेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी बड़ी मात्रा में डेटा प्रदर्शित करता है। कैन बी यूज टू शो द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डेटा, यानी इसका उपयोग डेटा की घटना की सापेक्ष आवर्ती दिखाने के लिए किया जाता है, और फ्यूचर परफॉर्मेंस दिखा सकता है किसी भी प्रोसेस की। राइट द टू डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव टेस्ट। एक सेकेंड रुकिए, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव टेस्ट में क्या डिफरेंस है, फॉर्मेटिव क्या होता है, रचनात्मक, सम्मेटिव होता है योगात्मक। किसी ने कमेंट में भी पूछा था तो बता दूं, रचनात्मक होता है क्लास के दौरान जो होता है, ड्यूरिंग द क्लास या ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। हमने कोई भी चैप्टर बच्चे को पढ़ाया या फिर कोई भी यूनिट पढ़ाई और उसके साथ आकलन कर लिया, यानी टेस्ट ले लिया या क्विज़ कर ली या कुछ भी उससे ओरल टेस्ट ले लिया, कुछ भी पूछ लिया, तो वो क्या हुआ, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हुआ, ठीक है। हमने पूरी बुक करवा दी, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, साल के एंड में हमने एग्जाम लिए बच्चों के, तो वो क्या हुआ, वो सम्मेटिव हुआ, यानी योगात्मक परीक्षण हुआ जो साल के अंत में होता है,
ये बिल्कुल ध्यान में रखना। ये पॉइंट अगर आपको याद है तो बाकी पॉइंट भी आप बना के लिख सकते हैं कि भाई इसमें क्या है, इस पे यूनिट टेस्ट आ जाते हैं, क्लास टेस्ट आ जाते हैं, और फॉर्मेटिव के अंदर क्या आता है, सॉरी समेटिव के अंदर क्या होता है, ईयरली एग्जाम आ जाते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्जाम आ जाते हैं। तो formative test ongoing during the learning process while summative test administered at the end of the unit or course। वही बात लिखिए कि ये प्रक्रिया के दौरान होते हैं, जबकि योगात्मक परीक्षण किसी इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। ठीक है। फॉर्मेटिव टेस्ट क्या है, इसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। भाई अब हमने कोई भी चैप्टर बच्चे को पढ़ाया और साथ के साथ उससे क्वेश्चंस पूछ लिए, तो अगर उसे नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करा देंगे, यानी उसे दोबारा पढ़ा देंगे, चैप्टर अच्छी तरीके से समझा देंगे, एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, पता चल जाएगा कहाँ उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन समेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट या फाइनल आउटकम देखते हैं बच्चे के, उसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। पर्पज ऑफ इवेल्यूएशन, जो हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या पर्पज है। देखो असेसमेंट से और इवेल्यूएशन से बहुत क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इवेल्यूएशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेल्यूएशन प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक मेथड टू स्टडी अ प्रोग्राम, प्रैक्टिस, इनिशिएटिव टू अंडरस्टैंड हाउ वेल इट अचीव्स इट्स गोल्स। यानी इवेल्यूएशन से तो शॉर्ट में बहुत क्वेश्चन है, हर पेपर के अंदर पूछा गया है। तो इवेल्यूएशन क्या एक तरीका है जिसमें हम किसी प्रोग्राम, प्रैक्टिस, इनिशिएटिव को समझते हैं कि वो गोल कितना पूरा हो रहा है। भाई मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन हम किसी बच्चे का करते हैं तो किस लिए करते हैं, ये देखते हैं कि कितना पढ़ रहा है हमारा बच्चा। आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके खुद के भी बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे का क्या मूल्यांकन करते हैं कि स्कूल में क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ लिया। तो आपका पर्पस क्या है कि उसे देखना कि कहाँ कमियां रह रही हैं, कितना गोल उसका पूरा हो रहा है, कहाँ उसे इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या उसके लूज पॉइंट है, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना। तो इवेल्यूएशन डिटरमाइन हाउ वर्क वेल, यानी कैसे काम चल रहा है, और व्हाट कुड बी इम्प्रूव, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रेटिंग स्केल क्या होती है, रेटिंग स्केल इज अ मेजरमेंट टूल और अ सिस्टम टू असेस एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस बिहेवियर स्किल। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां आप रेटिंग देते हैं किसी को भी, तो रेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे रेट देते हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, उनके व्यवहार के बेस पे वो रेटिंग स्केल देते हैं, रेटिंग स्केल देते हैं। और दूसरी बात उनकी स्किल्स के आधार पे, है ना, कि भाई 5 स्टार रेटिंग दिया, मैंने 4 स्टार रेटिंग दिया। अब मानो कहीं भी आप जा रहे हैं, वहाँ आप ऐसे इवैल्यूएशन करें कि ना तो वहाँ की परफॉर्मेंस अच्छी हो, चलो रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं, ना तो वहाँ का खाना अच्छा हो, ना ही वहाँ के जो गार्ड वगैरह हैं या वर्कर हैं उनका बिहेवियर अच्छा हो, ना ही उनकी खाना बनाने की स्किल अच्छी हो। तो क्या आप रेटिंग देंगे? नहीं देंगे। तो आप क्या है, 1 रेटिंग या 0 रेटिंग देंगे, है ना। नेम 2 सजेशंस फॉर अवॉइडिंग गेसिंग आंसर्स, यानी कोई भी 2 अनुमान लगाकर उत्तर देने से बचने के लिए 2 सुझाव दीजिए। जो बच्चे अनुमान लगाते हैं, अनुमान यानी बस दिमाग में लगाना कि तुक्का लगाने से बचाने से कैसे बचाना है, उसको अवॉइड करने के 2 सजेशन बताने हैं। तो एनकरेज सेल्फ अवेयरनेस, पहले खुद के बारे में यानी आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करें। तो टीच इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज देयर अनसर्टेनिटी एंड रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू गैस, यानी कोई भी तुक्का लगाने से पहले किसी भी इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, गलत तो नहीं लगा रहे। वो नहीं है कि क्या कैसे लगाते हैं कि कोई बताता है कि डी लगा देना, सारे में बी ज्यादा आ रहे हैं तो बी लगा देना। भाई ये कोई ट्रिक नहीं है तुक्के की, सच बता रही हूं मैं, कुछ नहीं होता। ये सब बकवास की बातें हैं कि बी टिक लगा देना, डी लगा देना, कोई ऐसे आंख मीच के लगा रहा है। तो ये क्या है, इसलिए क्या करना चाहिए, सेल्फ अवेयर करना चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराने चाहिए। ऑफर गाइडेंस व्हेन इट्स अप्रोप्रिएट टू गैस एंड व्हेन इट बेटर टू लीव एन आंसर ब्लैंक, यानी बच्चे को गाइडेंस देनी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि कब तुक्का लगाना है और कैसे लगाना है। देखो तुक्का लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं कि भाई जब हम पढ़ के जाते हैं तो ये तो हमें पता होता है कि 2 ऑप्शन, तो ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, तो ये 2 तो कट गए। अब बचे 2, इन 2 में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ तुक्का लगाया जा सकता है कि अगर किसी ने पढ़ रखा है तो उसके बेस पे ऐसे इस तरीके से गैस करें। ठीक है, मैं पी रही हूँ चाय बीच बीच में, इसलिए रुक रही हूँ। ठीक है, हम लोग अभी आए हैं मम्मी को लेके डॉक्टर के यहाँ से, तो मैंने सोचा कि अब क्लास बना देती हूँ, फिर कभी आगे टाइम ना मिले, क्योंकि हर रोज देखो जब घर पे इस तरीके से कुछ भी हो जाता है, कोई भी पेशेंट होता है
तो फिर रिलेटिव्स भी आते हैं देखने के लिए। तो मेरे लिए टाइम निकालना बहुत ही टफ हो रहा है इस टाइम पे। दीदी आ रही हैं, कभी मामा आ रहे हैं, कभी चाची आ रही है, कभी ताऊ आ रहे हैं, कभी बुआ आ रही हैं, तो कोई ना कोई आ रहा है और दूसरा हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा है। तो बहुत भागा दौड़ी हो रही है। अभी आई हूँ, सिर में भी बहुत तेज़ दर्द है। मैंने सोचा क्लास बना दूँ, क्योंकि फिर परसों आपका पेपर है। फिर मैसेजेस आते हैं, बहुत कमेंट आते हैं, क्लास करा दो, क्लास करा दो। तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट करा के थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि चलो एटलीस्ट इतना तो हो गया कि अगर किसी ने बुक भी ना खरीदी हो तो वो पास हो जाए अच्छी तरीके से, है ना। बस ये है, और कुछ भी नहीं है। चलते हैं आगे। मुझे आज बहुत थकान हो रही है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट कोरिलेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान क्या है। तो या तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, यानी रिलेशन क्या है, पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव यानी 1 आएगा, +1। नेगेटिव कोरिलेशन है तो -1 आएगा, और कोई भी किसी के साथ संबंध नहीं है तो 0 आएगा। ठीक है। फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड, तो अभी पीछे आया है, यही सेम फॉर्मूला हमें लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट, ये 2 बार आ गया है शायद। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट यानी 2 बार ट्रांसलेट हो गया है ये, कि किसी परीक्षा की वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं। तो किसी परीक्षा की वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है निष्पक्ष यानी इंटरप्रिटेशन, कंसिस्टेंट अनबायस्ड होनी चाहिए, कंसिस्टेंट स्कोरिंग होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, अनअफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। किसी भी परीक्षा की वस्तुनिष्ठता से मतलब है कि अनबायस होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं होनी चाहिए। इस स्कोरिंग जो है वो भी बराबर आनी चाहिए, कि एक टीचर चेक करे चाहे 2 करे, सेम स्कोरिंग आनी चाहिए। व्याख्या उसकी अच्छी होनी चाहिए जो व्यक्तिगत निर्णय से अप्रभावित है, कोई भी किसी भी तरीके का उस पर पर्सनल जजमेंट अफेक्ट ना करे। गिव द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू टेक्निक, इंटरव्यू टेक्निक की मेरिट्स बतानी है। तो डिसाइडिंग व्हाट कैंडिडेट आर बेस्ट फॉर, कैंडिडेट के लिए क्या अच्छा है, फैंटेस्टिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और डिटेल्ड असेसमेंट यानी विस्तृत मूल्यांकन। रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, रिलायबिलिटी मैंने आपको अभी बताया। तो रिलायबिलिटी क्या है, हिंदी की तरफ देख लेती हूँ, फिर मैसेज आएंगे आपके। परीक्षण की विश्वसनीयता उस डिग्री को संदर्भित करती है जिस तक एक परीक्षण उस चीज को मापने में सुसंगत और स्थिर होता है जिसे वह मापने का इरादा रखता है। देखो क्या बात है कि जो चीज आप मापना चाहते हैं वो चीज आप माप रहे हैं, तो यानी टेस्ट क्या है, रिलायबल है, वैलिड है। ठीक है। राइट द यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट के यूज बताने हैं। तो साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस, एकेडमिक प्लेसमेंट, स्क्रीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस फॉर जॉब, आइडेंटिफाइंग द बिहेवियर इन पीपल यानी लोगों में व्यवहार की पहचान करना। कोई भी साइकोलॉजी आप टेस्ट कर रहे हैं तो साइकोलॉजी टेस्ट कौन कौन से हैं, IQ टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, बहुत सारे। तो इससे क्या है, लोगों की व्यवहार की पहचान करती हैं। नौकरियों के लिए कलाकारों की स्क्रीनिंग होती है ना। शैक्षणिक प्लेसमेंट होता है और मनोवैज्ञानिक निदान होता है। अब आ गए हैं शॉर्ट आंसर, अब तक हम पढ़ रहे थे वेरी शॉर्ट। ओपन बुक एग्जामिनेशन, वही जो खुली किताब अभी हम पढ़ रहे थे। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है, एक्सेस टू मटेरियल यानी बच्चे क्या है, पेपर करती बार टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं, नोट्स यूज कर सकते हैं, और कोई भी दूसरे रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग यानी समझ पे आधारित होता है। यानी जब आपको आप पेपर के लिए तो रट रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप तो आप पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ओपन बुक एग्जाम होंगे तो आप क्या है, समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे ना कि रटने पे, है ना। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफन रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और इन्फॉर्मेशन को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट, डिस्पाइट एक्सेस टू मटेरियल, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल एज क्वेश्चन कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। यानी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी इसकी वो विशेषता है। प्रिपरेशन, फैमिलियरिटी विद द मटेरियल इज इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट नीड टू नो वेयर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली। देखो किसी ने ये कहा है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो यानी आपको नकल करने के लिए अगर आप ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा और प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। कैसे, आपको ये पता चलना चाहिए, ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से और किस चैप्टर से पूछा गया है। मानो आपको चीटिंग करने के लिए बुक दे दी जाए और आपने पहले से बुक ही ना देखी हो, तो आप वहाँ पागलों की तरह पेज पलटेंगे, फट 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 पेज पलटते रहेंगे। चीटिंग कर पाएंगे? पूरा पेपर बिल्कुल नहीं कर सकते 3 घंटे में। और मानो आपने पढ़ रखा है पूरा,
ठीक है, लेकिन आप चीटिंग लेके जा रहे हैं, तो आपने पढ़ तो रखा ही, आपको ये पता है कि चीटिंग मुझे करनी कहाँ से है ना, तो उसके लिए भी क्या है, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है, नकल के लिए अकल चाहिए। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड यानी कोई भी कोर्स हो, कोर्स सिलेक्शन हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो बच्चों के लिए कोर्स चूज करना आसान हो जाता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं और अपने गोल के अकॉर्डिंग। क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर यानी फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांसफर बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एनहांसिंग एकेडमिक मोबिलिटी। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है यानी बराबर निरंतर मूल्यांकन होता है। तो एम्फेसाइज ऑनगोइंग असेसमेंट थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू, क्विजेज के थ्रू, एग्जाम्स के थ्रू। एनहांस स्टूडेंट एंगेजमेंट यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में बच्चे का जो जुड़ाव है, जो एंगेजमेंट है, वो बढ़ाया जाता है। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स पे फोकस किया जाता है कि आपकी स्किल जो है डेवलप हो जाए, यानी पाठ्यक्रम चयन में लचीलापन रहता है, बच्चे की रुचियों के अकॉर्डिंग लक्ष्य के आधार पर पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति देता है। ऋण संचय और स्थानांतरण होता है, सतत मूल्यांकन होता है, बढ़ी हुई छात्र सहभागिता होती है, बढ़ती हुई यानी बच्चों को क्या है, एंगेज किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है। क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वालिटी यानी गुण, तो कौन से टूल है भाई कैसे आप किसी का गुण देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, अब जैसे कि आप कंपनी में गुण देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, साक्षात्कार, इंटरव्यू लेंगे, उनसे सीधी बात करेंगे, खुली पूछताछ करेंगे, व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि से उन्हें देखेंगे, एकत्रित करेंगे। फोकस समूह यानी नियंत्रित समूह चर्चा में विविध राय और बातचीत इकट्ठी करेंगे, अवलोकन करेंगे यानी ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें देखेंगे, है ना, व्यवहार को देखेंगे, उनके केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी क्या होता है कि किसी भी इंसान की पूरी इंडिविजुअल की पूरी डिटेल, उसकी हिस्ट्री भी और उसका प्रेजेंट भी। दस्तावेज विश्लेषण, उसके डॉक्यूमेंट देखेंगे, अच्छा 10th कब की थी, 12th कब की थी, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, कितने % है, पीजी में क्या है, तो ये क्या है, इस तरीके से आप क्या है डॉक्यूमेंट विश्लेषण उसका करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुए, गुणात्मक उपकरण, क्वालिटेटिव टूल्स। आईसीटी का क्या फायदा है एग्जामिनेशन सिस्टम में, तो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो भाई ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, यानी अब जैसे कि मैं आपका टेस्ट लेने लगूँ तो मैं आपको क्या है ऑनलाइन ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी, या डिजिटल क्वेश्चन बैंक इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करके PDF दे दूंगी, क्वेश्चन बैंक बना के पूरा। ऑटोमेटेड ग्रेडिंग दे सकते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप, अब जैसे कि ये गोले भरने वाली कॉपी आती है तो ये मशीन से ही तो चेक होती है ऑटोमेटिक। सिक्योर डेटा मैनेजमेंट, डेटा आपका सिक्योर हो जाएगा आईसीटी से, और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, यानी रियल टाइम चीटिंग से बच जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हर पेपर के अंदर पूछा गया है, तो भाई छोड़ना मत। मेरिट्स और डिमेरिट्स हम इसकी बार बार पढ़ते आए हैं। मेरिट्स देखो, टाइम एफिशिएंट यानी क्विक टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर, सेविंग टाइम फॉर एडुकेटर, भाई जल्दी, अब MCQ क्वेश्चन है तो बस टिक टिक लगाना, या फिर मशीन में कॉपी चेक हो रही है तो बस उसमें भी आसानी हो जाती है, यानी टाइम बच जाता है। ठीक है, सही तरीके से एडमिनिस्टर क्या है कॉपी चेक कर लेता है, तुम्हारे नंबर भी सही दे देगा और उसका टाइम भी बच जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी रहती है, यानी सबके साथ, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होता, सबके साथ क्या है ऑब्जेक्टिविटी बनी रहती है, हिंदी में क्या बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। वाइड कवरेज मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप एक दिन में हजारों कॉपी चेक करेंगे, लेकिन अगर जैसे बीएड की कॉपी है ये हजारों नहीं हो सकती, इसमें टाइम लगता है, मानो 1 मिनट या 2 मिनट तो हर कॉपी में लगती हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, जो MCQ टाइप टेस्ट है, उसमें वाइड कवरेज यानी ज़्यादा एरिया कवर होता है, इजी एनालिसिस, आराम से उसका विश्लेषण हो जाता है, क्लियर आंसर होते हैं, तो ये इसकी मेरिट्स हैं। डिमेरिट्स हम पीछे से पढ़ते ही आ रहे हैं कि भाई डेप्थ इसकी लिमिटेड है, बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग को तुम नहीं आंक सकते, ये नहीं पता चल सकता कि उसे कितनी समझ है टॉपिक से रिलेटेड, बच्चा इसमें क्या करता है तुक्के मारता है, गैसिंग करता है। कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टी, तुम्हें पेपर बनाने में डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि तुम्हें हर टॉपिक से क्वेश्चन धरना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, फिर उसके ऑप्शन रखने पड़ेंगे। सुपरफिशियल लर्निंग है, यानी प्रमोट रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देती है, रट के चले जाएंगे। अब जैसे आप लोग हैं, आप 1 वर्ड के क्वेश्चन क्या करते हैं याद करते हैं, है ना, तो ये क्या है इसकी डीमेरिट है। मिसलीडिंग स्कोर्स आपके मिसलीड हो सकते हैं क्योंकि आपकी ओवरऑल एबिलिटी इसमें जज नहीं होती है। ठीक है, हिंदी की तरफ भी देख लेना। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितने तरीके का होता है, नाम मात्र डेटा नॉमिनल डेटा यानी कैटेगरिकल डेटा विदाउट अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे कि जेंडर, कलर, तो ये क्या है नॉमिनल डेटा है। ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल यानी रैंक पे आधारित, ग्रेड पे आधारित, डेफिनेट ऑर्डर में। इंटरवल डेटा, नो ट्रू जीरो, जैसे कि टेम्परेचर 0 हो जाएगा कभी।
रेशियो डेटा हो तो जाएगा, न्यूमेरिकल डेटा विद इक्वल इंटरवल्स, रेशियो डेटा यानी न्यूमेरिकल डेटा विद इक्वल इंटरवल थ्रू जीरो एग्जिस्ट, इसमें जीरो आ सकते हैं जैसे कि वेट। डिस्क्रीट डेटा, काउंटेबल डेटा विद डिस्टिंक्ट वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट। कंटिन्यूअस डेटा यानी डेटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, हाइट। क्वालिटेटिव डेटा यानी किसी का ओपिनियन और किसी की कैरेक्टरिस्टिक, गुण वाला डाटा। क्वांटिटेटिव जो मात्रा के आधार पे हो, जैसे कि एज है, इनकम है, ठीक है, यहाँ से हिंदी में देख सकते हैं। नाम मात्र, सामान्य डेटा, अंतराल डेटा, अनुपात डेटा, पृथक डेटा, सतत डेटा, गुणात्मक डेटा, मात्रात्मक डेटा। इतने सारे डेटे नहीं लिखने हैं, एक कोई भी एक दो। अच्छा ये तो शॉर्ट में पूछा गया है, शॉर्ट में पूछा गया है तो लिखना पड़ेगा एक पेज। तो अगर वेरी शॉर्ट में पूछा है तो 2 लाइन 3 लाइन में लिख सकते हैं। फॉर्मेटिव एंड समेटिव टेस्ट, तो फॉर्मेटिव और समेटिव अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है? ड्यूरिंग द क्लास या ड्यूरिंग द लर्निंग, ठीक है, हिंदी की तरफ ले जाऊं, ठीक है। योगात्मक यानी समेटिव क्या होता है? एंड ऑफ द ईयर यानी साल के अंत में, ठीक है। तो रचनात्मक परीक्षण यानी निर्देश के दौरान सीखने की निगरानी और सुधार के लिए चल रहे आकलन को क्या बोलते हैं? रचनात्मक बोलते हैं। इसमें आप कंटिन्यूअस फीडबैक देते हैं बच्चे को, भाई साथ के साथ आपने पेपर लिया, टेस्ट लिया तो साथ के साथ फीडबैक दे दिया। डायग्नोज कर सकते हैं, लक्षण देख सकते हैं, गुण देख सकते हैं कि कहाँ बच्चे को कमी है, कहाँ उसे समझ नहीं आ रहा है, क्या उसका लूज पॉइंट है, कहाँ गैप्स रह गए हैं, कौन से गैप हमें फिल करने हैं। अनुकूली शिक्षण छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुदेशात्मक समायोजन की सूचना देता है, यानी बच्चों को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे बच्चों को एकोमोडेट करना है। कम दाव, आमतौर पर गैर वर्गीकृत मूल्यांकन की तुलना के सुधार पर जोर दिया जाता है। क्या है? लो स्टेक्स यानी टिपिकली नॉन ग्रेडेड, एम्फेसाइजिंग इंप्रूवमेंट और रिलेशन, यानी बहुत बार नंबरों पे फोकस नहीं होता, इवेल्युएशन पे फोकस होता है। दूसरा क्या है? एंगेजमेंट, देखो क्या लिख रहा है, सगाई सगाई नहीं होती, एंगेजमेंट जुड़ाव होता है, बच्चों को इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चों की भागीदारी होती है। तो बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बढ़ावा देंगे, एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि वो खुद का आकलन करें, खुद को देखें। समेटिव में क्या होगा? समेटिव में आप एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड यानी क्लास जब पूरी हो जाएगी, सेशन जब पूरा हो जाएगा, उसके लास्ट में आपका होता है समेटिव टेस्ट। ये एक फाइनल इवैल्यूएशन होता है। हाई स्टेक्स यानी इसमें ग्रेड या नंबर या सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एक आपको टैग दिया जाता है कि आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है, आपकी सेकंड डिवीजन आई है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ कंटेंट को कवर किया जाता है, यानी पूरी बुक कवर होती है, सारी स्किल इसके अंदर आ जाती हैं। यूजेज ऑफ टीचर मेड टेस्ट, जो टीचर टेस्ट बनाते हैं उसका यूज क्या है? तो एसेस अंडरस्टैंडिंग यानी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है। तो इवेल्युएट स्टूडेंट ग्रेस्प स्पेसिफिक लेसन्स और कंसेप्ट टॉट, यानी जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना ग्रेस्प किया है, कितना उन्हें समझ आया है, ठीक है। बट टीचर आंक लेगा, बच्चों को आइडेंटिफाई गैप्स फाइंड आउट कर लेगा कि कहाँ कमी रह गई है, कौन से एरिया में दिक्कत है, कौन से एरिया में कमी आ रही है, क्या चीज़ उसे समझ नहीं आ रही है। कस्टमाइज फीडबैक यानी अपने अकॉर्डिंग फीडबैक देगा, इंडिविजुअल सपोर्ट करेगा, हर एक बच्चे के पास जा जाके उसकी बात को समझेगा, उसका फीडबैक देगा, उसकी हेल्प करेगा जहाँ भी उसे ज़रूरत होगी। गाइड इंस्ट्रक्शन देगा, एडजस्ट करेगा। मीजर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस को मीजर करेगा। फिर रिलायबिलिटी आ गई। डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट? रिलायबिलिटी रिफर्स कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट ओवर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है, इससे अच्छी डेफिनेशन इसकी नहीं हो सकती कि कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी रहती है टेस्ट के रिजल्ट में। कितनी बार भी रिपीटेड करो, कितनी बार भी चेक करे एडमिनिस्ट्रेशन, आपका स्कोर क्या है? सेम आएगा। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इस चीज से बस ध्यान में रखना कि रिलायबिलिटी क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटर या टीचर या एडुकेटर या प्रोफेसर आपके पेपर को एक बार चेक करे या रिपीटेड चेक करे, आपका जो स्कोर है वो कंसिस्टेंटली सेम आएगा, ठीक है। बस ये रिलायबिलिटी होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं रिलेशन क्या है लेंथ और रिलायबिलिटी में टेस्ट की। लॉन्गर टेस्ट इंक्रीज रिलायबिलिटी। भाई जितना बड़ा पेपर होगा उतनी ही विश्वसनीयता होगी, क्योंकि एक तो कमियां कम होंगी, पेपर चेक करना इजी होगा। छोटे पेपरों में ज़्यादा दिक्कत होती है। आइटम सैम्पलिंग होगी, यानी नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स बेटर रिप्रेजेंट द कंटेंट डोमेन एनहांसिंग द टेस्ट रिलायबिलिटी, यानी आइटम सैम्पलिंग क्या है? बेटर होने चाहिए।
Diminishing return, while reliability improve test length, the increase follows the law of diminishing returns, meaning the gain in reliability becomes smaller with each additional item. Balance, लेंथ क्या है, बैलेंस रहेगी, इससे क्या है, फैटिक, थकान भी कम होगी। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइटम एनालिसिस? आइटम एनालिसिस मैंने आपको डिटेल में कराया है ना, पूरा टॉपिक कराया आइटम एनालिसिस का, तो जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। तो आइटम एनालिसिस क्या है, किसी भी आइटम को एनालाइज करना। तो ये एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक है जो कि इवेल्युएट करती है किसी भी चीज़ की क्वालिटी को और उसकी इफेक्टिवनेस को ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स और क्वेश्चंस इन असेसमेंट। यानी आकलन के दौरान आप जो भी पेपर दे रहे हैं, जो भी टेस्ट दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको एनालाइज करना, उसकी क्वालिटी को देखना, उसकी इफेक्टिवनेस को देखना। ठीक है, इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच आइटम टू असेस इट डिफिकल्टी लेवल। और ये भी देखना, जैसे कोई पेपर बनाया आपने, तो उस पेपर को क्या करेंगे आप, ऐसे ही थोड़ी पेपर बनाया और बच्चों को दे दिया, पहले उसे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर एनालाइज क्या करेंगे, एक एक आइटम को एनालाइज करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका डिफिकल्टी लेवल देखेंगे। ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है सारे बच्चे फेल हो जाएं इसमें, ऐसा तो नहीं है मॉडरेट हो, मीडियम हो, ऐसा तो नहीं है इतना इजी हो कि सारे बच्चे 100 में से 100 लेके आ रहे हैं। फिर उसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स देखेंगे, फिर उसकी इफेक्टिवनेस देखेंगे, है ना। फिर ये देखेंगे हाई और लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे, कितने बच्चे इंटेलिजेंट है, कितने बच्चे डल हैं, कैसे बच्चे इस पेपर को कर पाएंगे, है ना। यही तो चीजें देखते हैं हम। तो क्या क्या कंपोनेंट है कि भाई हम उसका डिफिकल्टी इंडेक्स चेक करेंगे कि मेजर आइटम प्रोपोर्शन आंसर्स करेक्टली इंडिकेटिंग अप्रोप्रिएटनेस, कि कितने बच्चे सही क्वेश्चन कर सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं, तो कितना सटीक है पेपर, कितना अप्रोप्रिएट है, कितना उचित है। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स यानी असेसिंग आइटम्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट हाई एंड लो परफॉर्मेंस, यानी डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि कितने परफॉर्मर जो हैं वो अच्छे हैं और कितने परफॉर्मर जो हैं वो लो हैं, यानी कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने लो बच्चे हैं जो पढ़ाई में कम अच्छे हैं। वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। ठीक है, उसकी क्या है, वैलिडिटी देखेंगे। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि उद्देश्य क्या है पेपर का। मैथ का पेपर है तो उसमें मैथ के क्वेश्चन आने चाहिए ना, आप उसमें साइंस के डाल दें तो वो पेपर वैलिड नहीं होगा। या फिर मैथ का क्वेश्चन है, जो टॉपिक जो चैप्टर आपने बच्चों को कराए हैं वही तो टॉपिक से क्वेश्चन देंगे, तो वो क्या है, वैलिड है। रिलायबिलिटी उसके चेक करेंगे, यानी कंसिस्टेंटली और स्टेबिलिटी उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, उसके आइटम्स में। सीसी क्या होता है, सीसी होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, यानी सतत कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट होना और व्यापक मूल्यांकन, यानी पूरी साल बच्चे का इवैल्यूएशन होना। तो दोनों चीज मिला के, यानी इसका फॉर्मेटिव भी और सम्मेटिव इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है, इसके अंदर फॉर्मेटिव भी आता है, सम्मेटिव आ जाता है, ठीक है, स्कोलास्टिक आ जाता है, यानी स्कूल का सारा पक्ष, को स्कोलास्टिक आ जाता है, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। यानी पूरी तरीके से बच्चे का मूल्यांकन, उसकी एक्टिविटीज, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज, उसका क्लास के दौरान मूल्यांकन, उसका साल के अंत में मूल्यांकन, तो सारा ओवरऑल मिला के बन जाता है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या है कि ऑनगोइंग असेसमेंट थ्रू एकेडमिक ईयर, यानी साथ के साथ जो चल रहा है पूरी साल में जो असेसमेंट चल रहा है बराबर, जैसे कि क्विज़ हो रही हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं, क्लास पार्टिसिपेशन हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी जिसमें होलिस्टिकली हम बच्चे को मेजर करें, उसका क्या करें, होलिस्टिक असेसमेंट करें, समग्र मूल्यांकन करें। इसके अंदर एकेडमिक, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, देखो आ गई ना वही बात मैं जो बोल रही थी, स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक, सारी चीजें आ जाती हैं। What is the rank difference method for calculating the coefficient of correlation? तो रैंक डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और फॉर्मूले को कोट जरूर करना है। कोट का मतलब यानी आपने फॉर्मूला लिखा, R से क्या मतलब है, D से क्या मतलब है, N से क्या मतलब है, समेशन से क्या मतलब है, तो सारी चीजें आपको लिखनी है। इससे आपका क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है और एग्जामिनर भी इंप्रेस होता है। ठीक है, तो रैंक डिफरेंस मेथड को हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक है जो कि किस में यूज आती है, किसी भी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, किसी भी दो वेरिएबल को मेजर करने के लिए, दो रैंक्ड वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो रैंक डिफरेंस मेथड क्या है, रैंकिंग डाटा यानी असाइन रैंक टू ईच वैल्यू इन बोथ डेटा सेट, कैलकुलेट रैंक डिफरेंस, उनका रैंक डिफरेंस मेजर करना है, एंड सम ऑफ स्क्वायर द डिफरेंस, ये जो स्क्वायर है D स्क्वायर, इसको मेजर करना है, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस यानी ये सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ये मेजर करना है। ठीक है, सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस यानी समेशन D स्क्वायर।
गिव द मेन डिफेक्ट्स ऑफ एस्से टाइप एग्जामिनेशन। जो एस्से टाइप होता है, एस्से टाइप एग्जामिनेशन कौन से हैं जो आप लोगों के होंगे, हो रहे हैं बीएड के, इन्हें हम एस्से टाइप एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो इनकी डिफेक्ट पूछा है यानी दोष पूछा है, डीमेरिट पूछी है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्टिव ग्रेडिंग होती है, इनकंसिस्टेंट स्कोरिंग ड्यू टू इंडिविजुअल्स ग्रेडर बायसेस एंड इंटरप्रिटेशन। स्कोरिंग क्या है, सही तरीके से नहीं होती। अब 10 आपके बीएड के पेपर हैं, 10 टीचर अगर चेक करेंगे तो सब अलग अलग तरीके से नंबर देंगे। टाइम कंज्यूमिंग, आप लोग को 3 घंटे लिखने में लगते हैं, इसी तरीके से एग्जामिनर को चेक करने में भी टाइम लगता है, यानी ग्रेड देने में भी टाइम लगेगा और लिखने में भी टाइम लगेगा। लिमिटेड कवरेज यानी नैरो रेंज ऑफ सिलेबस और कंटेंट, यानी कवरेज इसका कम रहता है। राइटिंग स्किल बायस, जिसकी राइटिंग अच्छी है उसे नंबर थोड़े से ठीक मिलते हैं, तो ये बायसनेस भी होता है इसमें। स्ट्रेसफुल हो जाता है, एंजाइटी घबराहट हो जाती है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, ओपन एंडेड है। और टाइम कॉन्स्टेंट है कि आपको बहुत सोचना पड़ता है लिखने के लिए। अब आप 28 पेज लिख के आ रहे हैं तो बहुत दिमाग में बहुत चीजें रखनी पड़ती हैं। यूटिलिटी ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में केंद्रीय प्रवृत्ति के उपायों की क्या उपयोगिता है, पढ़ते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या आ जाती है, मीन, मीडियन, मोड, इनके क्या फायदे हैं, यूटिलिटी क्या है, तो परफॉर्मेंस समरी यानी ओवरऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एक वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, पूरी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, पूरा डेटा निकाल के कंपैरिजन कर सकते हैं, ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं, टारगेट सेटिंग कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं और गैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। परसेंटाइल रैंक क्या होता है और हाउ इट इज कैलकुलेटेड। देखो परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला पूछा गया है, याद रखना भाई। परसेंटाइल रैंक क्या होता है, रैंक इंडिकेट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ स्कोर, कोई भी स्कोर आया उसकी आपको रैंक दी जा रही है। शोइंग द परसेंटेज ऑफ स्कोर दैट फॉल बिलो अ पर्टिकुलर स्कोर, मानो आपकी 17th परसेंटाइल आई है, तो 17th परसेंटाइल का मतलब है आपसे बाकी जो बच्चे हैं 70% बच्चे आपसे नीचे हैं। ठीक है। कैलकुलेटिंग ऑफ परसेंटाइल स्कोर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्कोर को अरेंज करेंगे, फिर उनकी पोजीशन डिटरमाइन करेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। शॉर्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन हमने पढ़ लिया है, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेटिव समेटिव हमने कर लिया है। सीसीई हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो सीसीई के अंदर कंटिन्यूस असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, स्किल डेवलप, एग्जाम स्ट्रेस कम होता है, इंडिविजुअल फीडबैक मिलता है। सीजीपीए हमने सीजीपीए नहीं किया है। सीजीपी क्या होता है, देखो पहले के टाइम पे सीजीपीए मतलब कुछ टाइम के लिए सिस्टम चला था, जिन लोगों ने 2015 के आसपास 10th की होगी उन्हें पता होगा कि उनकी सीजीपीए आई थी। ठीक है। 2013 में जो बोर्ड हुए थे उनकी भी 2014 में जो हुए थे उनकी भी सीजीपीए आई थी, जैसे कि मेरी 10 सीजीपीए आई थी 10th में। ठीक है। मेरे भाई के टाइम पे भी सीजीपीए आई थी। तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसमें क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट अ स्टूडेंट ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल सेमेस्टर, यानी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है, ग्रेड दी जाती है आपको। क्या दी जाती है, ग्रेड। जितने भी आपके नंबर हैं, जितने भी आपके कोर्स हैं, उनमें आपको ग्रेड दी जाती है, A+ ग्रेड, इस तरीके से। स्टैंडर्डाइज स्केल, ये एक स्केल होती है 10 पॉइंट स्केल, यूनिफॉर्मिटी और कंपैरिजन के लिए। प्रोग्रेस ट्रैक की जाती है आपकी कि कौन से एरिया में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या आपकी एकेडमिक प्रोग्रेस है। ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूजन, यानी इंक्लूडेड इन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट टू यूज फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन। ठीक है। डिफ्रेंशिएट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, तो ये हमने पढ़ लिया है। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, जिसमें हम क्या है न्यूमेरिकल फॉर्म में चीज़ों को मेजर करें, स्टेटिस्टिकली एनालाइज करें, टेस्ट के द्वारा जिसका डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव मेजरेबल है और कंपेयर कर सकते हैं रिजल्ट को। भाई अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई चीज़ निकल के आए नंबर के फॉर्म में, तो हम रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसके क्या है, गुण हैं। और देख लेते हैं क्वालिटेटिव डेटा क्या है, इसका नेचर क्या है, डेस्क्रिप्टिव डेटा और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रहता है, यानी किसी का गुण अगर हमें मापना हो तो हम उसके गुण को कैसे देखेंगे, उसे समझेंगे, है ना। इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से यूज होंगे, जैसे कि इंटरव्यू ले सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्टिव क्या है, किसी भी चीज़ की हमें डीप नॉलेज लेनी पड़ती है, उसे समझना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। डेटा कैसे एनालाइज करेंगे, कंटेंट से, थीमेटिक से, नैरेटिव एनालिसिस मेथड से। आउटकम्स क्या होंगे कि डिटेल्ड फाइंडिंग यूज फॉर एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा क्या है,
डेटा रिफर टू फैक्ट्स, फिगर्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। कोई भी हमें डिसीजन लेना हो, कोई भी चीज़ को हमें एनालाइज करना हो तो हम कैसे करेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन के आधार पे, किसी भी फिगर के आधार पे, किसी भी फैक्ट के आधार पे। तो इस सब चीज़ को मिला के हम क्या बोलेंगे, डेटा। यानी कोई भी हमारे पास डेटा हो तो उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आपने पढ़ लिया है, इसके बारे में लिख देंगे। ठीक है, दूसरा और भी 2 पॉइंट हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा यानी फर्स्ट हैंड जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में है तो आपने जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लिया है, चाहे वो सर्वे से लियो, जैसे भी लियो, जो आपकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो प्राइमरी डेटा है। फिर बाद में चलो और भी थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में अगर हमें डीप जाना है, फिर हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे उस पर और इंक्वायरी करेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखेंगे, तो वो क्या है, सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियन। मीडियन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मीडियन यानी जो हम कैसे मीडियन कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर हमें दिए गए हैं तो इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे, जो बीच की वैल्यू होती है वो हमारी मीडियन होती है। यानी इक्वल इंटरवल्स इधर है, इक्वल इंटरवल्स इधर है। मीडियन क्या है, मिड, जो मिड वैल्यू है। सेंट्रल टेंडेंसी, मिडल वैल्यू डिवाइडिंग द डेटा सेंट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। वही बात मैं बता रही हूँ कि 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे, जो मिड वैल्यू है वो हमारी मीडियन है। लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स, ऑर्डिनल डेटा। तो ये आप लोग देख लेंगे, जैसे मीडियन निकालते हैं उसी तरीके से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे। ठीक है, देखो स्टैटिस्टिक्स की जो थ्योरी होती है वो समझाई नहीं जाती, वो समझ में कैसे आती है जब आप अप्लाई करेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन सोल्व करा, ये मीडियन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो जैसे जैसे आपने क्वेश्चन सोल्व किया है, जो जो पॉइंट इसमें लिखे हैं वो सारे आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे। ठीक है, देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हमने पढ़ लिया है, और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पढ़ लिया है, रिलायबिलिटी पढ़ लिया है, वैलिडिटी पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ लिया है, नॉर्म्स एंड रेफरेंस पढ़ना है, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, रोल ऑफ फीडबैक, ये हमने पढ़ लिया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल ऑफ अ स्टूडेंट। भाई प्रोग्रेस क्या होती है, तरक्की होती है, प्रगति होती है। प्रोफाइल यानी आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करना, आपकी हिस्ट्री पूरी देखना। ठीक है, यानी आपका पूरा एकेडमिक, पूरा पर्सनल, सारी चीजें देखना, वो आपकी प्रोफाइल हो जाएगी। तो प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट अ स्टूडेंट एडवांसमेंट एंड इंप्रूवमेंट ओवर टाइम इन वेरियस एकेडमिक एरियाज। यानी कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना एडवांस जा रहे हैं, क्या आप इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एकेडमिक अचीवमेंट यानी आपके ग्रेड्स, आपके टेस्ट स्कोर, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट यानी किसी भी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक में आपकी जो स्किल्स की मास्टरी है, आपकी जो दक्षता है, आपकी जो कॉम्पिटेंसीज है वो इसके अंदर आ जाती है। आपकी पर्सनल ग्रोथ यानी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी डेवलप हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग यानी आप प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी डेवलप हो रही हैं, सेल्फ अवेयरनेस, रेजिलियंस। ठीक है, हिंदी में इधर है शैक्षणिक उपलब्धि, कौशल विकास, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक और भावनात्मक विकास। प्रोफाइल क्या है, स्टूडेंट्स प्रोफाइल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू यानी कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक अवलोकन ऑफ देयर एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर, पर्सनल यानी सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे कि एकेडमिक रिकॉर्ड पीछे वाले में भी था, लेकिन आपकी प्रोफाइल में भी तो एकेडमिक रिकॉर्ड आएगा, है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपने क्या अवार्ड जीते हैं, आपकी पहचान क्या है, आपने कितने सम्मान इकट्ठे किए हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है और आपके पर्सनल ट्रेट क्या है। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स हमने पढ़ लिए हैं। टेबुलर फॉर्म में देखना है तो यहां देख सकते हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी हमने पढ़ लिया है। वैलिडिटी का मतलब होता है जो हमारा पर्पज है, हम क्यों किसी चीज को माप रहे हैं, अगर उस चीज पे हम खरे उतर रहे हैं तो वो क्या है, वो वैलिड है, चाहे टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो। रिलायबिलिटी क्या होगा, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी किसी भी टेस्ट स्कोर की, यानी टेस्ट के स्कोर जो है, स्टेबिलिटी जो है, जो सेम आ रही है, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर उसे कितनी भी बार चेक कर रहा है। टाइप्स ऑफ डेटा कर लिया है हमने। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या अंतर। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज पे मास्टरी करना। ठीक है, यानी कोई भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस में आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में अगर आप मास्टरी कर रहे हैं तो वो क्या एक तरीके से क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हो गया। किसी भी
बच्चे को आप किसी चीज़ पे मास्टरी करा रहे हैं, एक मतलब पूरा पूरा घोर अध्ययन करा रहे हैं, तो वो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आपने 20 बच्चों का या 4 बच्चों का पेपर लिया, तो 4 बच्चों के सिर्फ आप कंपेयर कर रहे हैं, अच्छा ये वाला होशियार है, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे है, तो ये क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, ठीक है। और क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है, किसी भी चीज़ पे मास्टरी करवाना, मास्टरी लेवल, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकती हूँ, जैसे कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में नीट की प्रिपरेशन, तो नीट की प्रिपरेशन में क्या है, बिल्कुल मास्टरी की जाती है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं चलता। उसमें क्या है, पर्टिकुलर हर बच्चा हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे, यानी केमिस्ट्री भी उसके अंदर होती है, फिजिक्स भी उसके अंदर होती है, बायोलॉजी उसके अंदर होती है, तो हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे, हर एक चैप्टर पे मास्टरी करने में लगा रहता है, मास्टरी कराई जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है, कंपैरिजन के लिए हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि छोटी क्लासेस में हमारे पेपर होते हैं, तो उसमें क्या है, कंपेयर होता है कि उस बच्चे के तो कितने 10 में से 10 मार्क्स आए हैं, आपके 9 आए हैं, तो वो क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फॉर्मूले की फॉर्म में समझ आएंगे। फॉर्मूला क्या है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x माइनस म्यू यानी मीन का स्क्वायर बटे में n और इसका स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट हटा दें तो मीन डेविएशन है, और इस सारे का स्क्वायर कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, यानी इसका क्या हो गया, समेशन x माइनस म्यू का स्क्वायर बाय n, ये तो हो गया मीन डेविएशन, और इसी पे ही अगर अंडर रूट लगा दिया तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस कैलकुलेटेड बाय एवरेजिंग द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। बस इस चीज से ही आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे आप सोल्व करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे पॉइंट समझ आएंगे। रोल ऑफ फीडबैक इन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में फीडबैक का क्या रोल है, ये तो हमने पढ़ लिया है पीछे। फीडबैक का क्या रोल है इवैल्यूएशन का, कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। भाई आप मूल्यांकन किस लिए लेते हैं, किस लिए फीडबैक देते हैं, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट हो, क्लैरिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो क्लैरिफाई हो, मोटिवेशन आपका बढ़े, आप खुद पे देखें कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ मुझे प्रोग्रेस की जरूरत है, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे मैं खुद का आकलन करूंगा, और कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक, फीडबैक से क्या समझते हैं, तो वही पीछे वाली बात है। फीडबैक का क्या मतलब होता है, फीडबैक आपको इसलिए दिया जाता है जिससे कि आप किसी भी जगह इंप्रूवमेंट कर सकें। 2 तरह का फीडबैक है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक यानी आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपने कोई भी काम किया है, आपको शाबाशी दी जा रही है, आपकी तारीफ की जा रही है, तो वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। आपने कोई काम किया है, आपको मतलब डांटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, या आपको किसी भी तरीके से आप किसी की एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतरे, तो वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। मीनिंग ऑफ टूल, टूल क्या है, डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिवाइस हो सकता है जिससे हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, टूल कहलाता है। तो 2 एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव टूल विद शॉर्ट डिस्कशन, तो क्वालिटेटिव टूल के 2 एग्जांपल क्या हैं, जैसे कि इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप है। ऑब्जेक्टिविटी हमने पढ़ लिया है, वैलिडिटी पढ़ चुके हैं हम, बस पूरा हो गया पेपर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, बाकी जो स्टेटिस्टिकल पोर्शन है वो फॉर्मूले सबके देख के जाने हैं, फॉर्मूले कॉट भी करने हैं, फॉर्मूले को समझना है, फॉर्मूले के बेस पे ही आपको डेफिनेशन लिखनी है। कोई भी डेफिनेशन जो चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, मीन डेविएशन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, फॉर्मूले के आधार पे ही डेफिनेशन बनती है, उसी के आधार पे पॉइंट आपको समझ आते हैं। अगर जैसे फॉर्मूला आपने नहीं समझा और डायरेक्ट थ्योरी आप समझ रहे हैं तो नहीं समझ आएगी। फॉर्मूला जब समझेंगे, एक आधा न्यूमेरिकल जब करके देखेंगे, तो आपको थ्योरी समझ आएगी कि अच्छा ऐसे फॉर्मूले से थ्योरी बनी है, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, जब आप फॉर्मूला करेंगे या लिख के देखेंगे, फॉर्मूले को समझेंगे, तब आपको समझ आएगा इसकी डेफिनेशन ऐसे बनी है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और शॉर्ट टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं, वेरी शॉर्ट टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं, और लॉन्ग टॉपिक की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो आप देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी
मैं इसका सेकंड पार्ट मैराथन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं मर्जी तो करती हूँ सारे टॉपिक को, तो उसकी बजाय मैं क्या करूँगी, एनवायरनमेंट की PDF तैयार कर लूँगी, उसकी PPT। देखो टाइम लगेगा उसकी PPT बनने में, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कल कोई क्लास ना आए, लेकिन परसों आपको क्लास ज़रूर मिलेगी एनवायरनमेंट की, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास एनवायरनमेंट एजुकेशन है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट को मैं कराऊंगी, ठीक है। बाकी और भी देखेंगे, अगर और सब्जेक्ट का टाइम लगा, कंडीशन रही, तो और भी देखेंगे, और भी करा देंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन ऑन कर लेना, क्लासेस आगे पीछे जाती हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। लेट्स क्रैक पे कुछ नहीं मिलेगा, कॉलेज विद भावना का चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहीं सारी PDFs अवेलेबल होती हैं, ठीक है।